जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, संविधान के विकास की यात्रा। संविधान के विकास की यात्रा को हम समझेंगे आज। यानी संविधान की जो जड़ें हैं, संविधान की जड़ें हिस्ट्री यानी इतिहास से ले जाती हैं। संविधान को पढ़ने से पहले हमें इतिहास के बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि संविधान को जो हमारा संविधान का विकास है वो हमारा सब इतिहास की जो हमारा आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें अंग्रेज़ों के बारे में, जो अंग्रेज़ आए यहाँ, अंग्रेज़ों ने कैसे भारत को अपना आधिपत्य में लिया, भारत के धीरे धीरे सभी राज्यों पर कैसे कैसे उन्होंने यहाँ अपना आधिपत्य जमाया और कैसे कैसे यहाँ संविधान की जड़ों को यानी संविधान ने यहाँ भारत के अंदर जन्म लिया। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं। वैसे हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के जो कुछ पॉइंट बताने पड़ेंगे कि उसी हिस्ट्री के द्वारा ही संविधान की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि संविधान जब हमारा बनेगा या संविधान हमारा लागू होगा तो हमारे संविधान में क्या बता दिया गया, 200 से 250 अनुच्छेद जो लिए गए हैं 1935 अधिनियम के लिए गए हैं, बता दिया गया भारत के संविधान को 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा गया। जबकि 1935 अधिनियम बनाया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजों के बारे में जानकारी लेते हैं। अंग्रेज कैसे कैसे भारत में उन्होंने एंट्री करी और यहाँ भारत में कैसे भी पहुँचे। ठीक है, सबसे पहली बात, बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया, यहाँ हमारा जो विश्व का जो मैप है, तो यहाँ विश्व के मैप में क्या है, यहाँ एक महाद्वीप, उसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, ठीक। तो यूरोप महाद्वीप में एक कंपनी की स्थापना हुई, उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसका रखा गया। तो क्वेश्चन बनता कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। देखो, आधुनिक भारत से क्वेश्चन, आधुनिक जो भारत है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो इतिहास है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, उसमें से सभी एग्जामों में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा टारगेट आधुनिक भारत पढ़ाना तो है ही है, लेकिन उसके साथ संविधान की जड़ों को भी यहाँ हम पता लगाना है कि संविधान की जड़ें कहाँ तक हमारी पहुँच चुकी हैं। ठीक है, यानी संविधान की जड़ें, यानी संविधान का बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकताएँ रही संविधान बनाने की। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का जो निर्णय लिया था, जो अनुमति प्रदान की थी, तो वो ब्रिटिश में, जो हमारे जो ब्रिटिश इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। यानी यूरोप में कौन सा पड़ता है हमारा देश? इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और एलिजाबेथ प्रथम ने इसकी स्थापना करने की अनुमति प्रदान की थी। क्या नाम था उनका? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति प्रदान की, उनकी अनुमति से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 व्यापारियों को शामिल किया गया था। 217 व्यापारी इसमें शामिल हुए थे, व्यापारी। ठीक है, तो व्यापारियों को शामिल किया गया था। कितने व्यापारी शामिल हुए थे? 217 लोग। यानी 217 लोग इसमें शामिल हुए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बनता, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई तो वो सन कौन सा था हमारा? 1600 ईस्वी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और किसी कहने पर हुई थी? एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने व्यापारी इसमें शामिल थे? तो इसमें व्यापारी शामिल थे 217 व्यापारी इसमें शामिल थे। अब 217 इसमें व्यापारी शामिल थे। क्वेश्चन बनता, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी तो इसका सबसे पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? तो उसका नाम था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ। क्वेश्चन बनता, ईस्ट इंडिया का जो कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रथम गवर्नर बनाया गया था टॉमस स्मिथ को। उसका नाम था टॉमस स्मिथ। किसके कहने पे से गठन किया गया था, कितनी की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था? तो उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करने का श्रेय क्या था, क्या इनका उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था पूरे वर्ल्ड लेवल में, यानी कि मैंने बताया यहाँ यूरोप हमारा महाद्वीप था, इनका उद्देश्य था पूरे विश्व में फैलना, यानी पूरे विश्व में जाना और अपनी कंपनी को
प्रॉफिट कमाना, यानी कि कहीं भी व्यापार करना, और जितना व्यापार होगा उससे कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ेगी कंपनी। जितना व्यापार जहाँ जाकर करेंगी, किसी भी देश में जाकर व्यापार करेगी, तो जितने भी लोग व्यापार कहीं विदेशों में जाकर करेंगे तो उतना प्रॉफिट किसको होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ठीक इसी उद्देश्य से ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 217 लोगों के व्यापारियों की जो कंपनी थी, तो ऐसे ठीक इसी उद्देश्य से ये भारत की ओर इनका जो ध्यान आकर्षित हुआ, भारत के बारे में पता चला। क्योंकि उस टाइम पे क्या, वास्को दी गामा आए थे पुर्तगाल से, तो पूरे यूरोप में होड़ मची हुई थी, यानी कि वो लगभग 1400 आ गए थे, लगभग 1415 के आसपास आ गए थे वे। ठीक है, तो वास्को दी गामा जब भारत आए थे 1498 में आए थे, तो उस टाइम पर पुर्तगाल में होड़ मची हुई थी, यानी पुर्तगाली थे, तो वो पुर्तगाल कहाँ पर था, यूरोप में पड़ता। तो ऐसे ही जैसे 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 लोगों को भनक पड़ती है, डच आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है, और फिर अंग्रेज, यानी कि सभी धीरे धीरे आते रहे, तो यहाँ भारत में आकर अपना आधिपत्य जमाते रहे। तो ठीक है, उसी प्रकार से अंग्रेज भारत में आए थे। तो अंग्रेजों का भारत में जो आगमन हुआ था, ठीक है, तो उस आगमन से तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया। यहाँ 217 लोग शामिल थे। एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर यह खोली गई थी। और इसमें क्या, इसके जो पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था टॉमस स्मिथ, उनका नाम था। इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अब कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जिस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में किसका शासन था। ठीक है, जिस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में किसका शासन था। ठीक है, ये बात कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो भारत में जो हमारा जो शासन चल रहा था उस समय, तो यहाँ दिल्ली पर था, दिल्ली में शासन चल रहा था मुगलों का शासन था। ठीक है, तो मुगलों का दिल्ली में शासन था। तो क्वेश्चन बनता है, जब जिस समय इंग्लैंड में, यानी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में किस मुगल शासक का शासन चल रहा था। तो उस समय मुगलों का शासन था, अकबर का शासन था, अकबर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछ लिया गया, आता रहता, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, यानी भारत में मुगल बादशाह कौन था। तो उसका नाम था अकबर, यानी कि अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, ये सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे इंडिया में भी एंट्री करेंगे। कौन, अंग्रेज, जो व्यापारी, जो 217 लोग व्यापारी हैं, ये धीरे धीरे एंट्री करेंगे भारत के अंदर भी। ठीक है, अब 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, यानी 1603 ईस्वी में जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधिपत्य वो किसके हाथ में पहुंच जाता है, यानी कि राजा क्राउन जो थे हमारे पहले एलिजाबेथ थे, अब उसके बाद पहुंच गया जेम्स प्रथम के हाथों में। जेम्स प्रथम के हाथों में पहुंच जाता, जो सारा जो आधिपत्य पहुंचता वो जेम्स प्रथम के हाथों में पहुंचता। अब जेम्स प्रथम के कहने पर ही भारत में जो आए थे, क्वेश्चन आता भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो उसका नाम था सर टॉमस रो, और एक आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक, तो जेम्स प्रथम के कहने पर ही भारत में जो आए थे, एक तो सर टॉमस रो आया था और एक कैप्टन हॉकिंस आया था। उन्होंने कहा था कि भाई जाओ देखो व्यापार करना हम, तो भारत में व्यापार करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस यहाँ आए थे। क्वेश्चन ये बनता, जब सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे, तो वे किस जहाज़ से भारत में आए थे। तो उस जहाज़ का नाम कई पेपर में पूछ लिया गया, उसका नाम था रेड ड्रैगन। जिस जहाज़ से ही आए थे उस जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता कि जिस जहाज़ से सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे, उस जहाज़ का कप्तान कौन था। तो उसका कप्तान का नाम था हॉकिंस। क्या नाम था, हॉकिंस, क्योंकि इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान,
कप्तान। देखो कि जहाज से भारत में आए थे, उस जहाज का नाम रेड ड्रैगन था, और उस रेड ड्रैगन को चलाकर कौन लाया था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। यानी हॉकिंस चला कर लाए थे, उसका नाम कैप्टन हॉकिंस ही रखा है, कप्तान का नाम था कैप्टन हॉकिंस। और सर टॉमस रो भारत आए थे लगभग 1603, 1606, 9 इसी हिसाब से बता दिया था। कहीं 1606 दिया गया, कुछ किताबों में 1609 दिया गया, ठीक है। तो लगभग उस समय में ये भारत आए थे, लगभग कहीं 1606 मिलता है और कहीं 1609, ठीक है। तो लगभग 1606 1609 के आसपास की बात है जब ये भारत आए थे। कौन, सर टॉमस रो। क्वेश्चन बनता भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो सबसे पहले आया था सर टॉमस रो आया था, ठीक है। और कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंस इनके साथ आए थे, और जिस जहाज है उसका नाम था रेड ड्रैगन, ठीक। तो जब ये भारत आए, तो भारत में जब ये आए तो इन्होंने भारत में अपनी सबसे पहली कोठी यहाँ खोलनी प्रारंभ कर दी। कहाँ, सूरत में। यहाँ एक जगह पड़ती है, हमारा एक राज्य है गुजरात, गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में एक स्थान पड़ा, उसका नाम है सूरत, सूरत। तो इन्होंने अपनी कोठी मतलब व्यापारी कोठी, जो व्यापार करना चाह रहे थे, ये जो यहाँ भारत में अपनी कंपनी लगाने जा रहे थे, जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं, तो फैक्ट्री कोठी उसका नाम दिया गया था कोठी। तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की शुरुआत, अगर बात करते हैं पहली व्यापारिक कोठी खोलने की शुरुआत कहाँ की थी, तो 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में सबसे पहली व्यापारिक कोठी की शुरुआत की थी इन्होंने। केवल क्या करी थी, शुरुआत की थी, यानी इन्होंने शुरुआत कर दी, खोलनी नहीं थी, पूरी खोल नहीं पाए थे। क्वेश्चन बनता है इन्होंने सबसे पहले कोठी खोलने की शुरुआत कहाँ की थी, शुरुआत की थी इन्होंने सूरत में। अब जब ये सूरत में कोठी लगा रहे थे अपनी, तो इन्होंने क्या भेजा था, जेम्स प्रथम भेजा था, भैया तुम्हें जा कहाँ मिलना, किसके पास जाना, तो तुम्हें पहुंचना था कहाँ, इन्हें बताया गया था भैया दिल्ली में एक राजा है, उसका नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर, अकबर। उस टाइम कम्युनिकेशन का साधन कम था, जिससे पता नहीं चल पाया था कि भाई अकबर यहाँ दिल्ली में है या नहीं। अब इनका यहाँ से जो पहुँचे थे अकबर के दरबार में, अकबर के नाम से ही यहाँ पहुँचे थे, तो ये इन्हें पता चला यहाँ कोठी लगा रहे थे, इन्हें पता चला भाई पहले कहाँ जाना, हम वहाँ जाना, मतलब जो दिल्ली के मुगल शासक हैं तो उनसे जाकर मिलना, तभी तो कोठी हम लगाएंगे। कोठी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन अभी अनुमति नहीं ली थी। अब अनुमति लेने के लिए इन्हें जाना कहाँ था, अकबर के पास जाना था। अब अकबर के पास जाना था, तो ये जैसे अकबर के पास पहुँचे, अब कुछ सोचते होंगे बच्चे, सोच रहे होंगे कि भाई ये तो शाहजहाँ के यानी कि जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे थे, ये अकबर बता रहे। देखो भाई वो जो फरमान लिखा हुआ था, वो फरमान जिसमें लिखा हुआ था, फरमान जो लेकर गए थे वो फरमान अकबर के नाम था, लेकिन इन्होंने तो पता नहीं था कि अकबर जिंदा है या अकबर की मृत्यु हो चुकी, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी लगभग 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में लगभग क्या 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। और 1605 के बाद यहाँ दरबार में कौन थे, उनका नाम था जहांगीर, जहांगीर। अब गए तो ये फरमान जो लिखा हुआ था अकबर के नाम का लिखा हुआ था। अब जाकर उन्होंने फरमान वहाँ पर सुनाया कि भाई ऐसा ऐसा हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, हम इंग्लैंड से आए हैं और हम यहाँ तुम्हारे यहाँ व्यापारी कोठी लगाना चाहते हैं और अनुमति प्रदान करें। तो लेकिन जब वो फरमान पढ़कर सुनाया गया तो वो नाम अकबर के था, लेकिन वहाँ राजा कौन थे, राजा बदल चुके थे, उनका नाम था जहांगीर। क्वेश्चन पूछा जाता सबसे पहली बार जो अंग्रेज आए थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो भारत आए थे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कौन था, सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे। लेकिन फरमान लिख कर आए थे अकबर के नाम, क्योंकि वो पता नहीं था अकबर की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन था नहीं, ना फोन ना कुछ, ऐसा पता नहीं चल पाया था अकबर की मृत्यु हो चुकी है, अकबर जिंदा। लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में, लगभग 1606 के आसपास, 1606-9 के आसपास ही आए थे जहांगीर के पास। अब 1608 में इन्होंने यहाँ व्यापारी कोठी लगा रहे थे, लेकिन व्यापारी कोठी प्रारंभ तो इन्होंने कर दी थी। लेकिन जब व्यापारी कोठी प्रारंभ यहाँ इन्होंने कर दी तो वहाँ अनुमति लेने गए, पता चला कि भाई हम यहाँ अनुमति चाहिए, हम आपके यहाँ एक व्यापारी कोठी लगाना चाहते हैं। अब जहांगीर के तो पता चला, जहांगीर ने शुरुआत में तो मना कर दिया, इसे समझौते को भैया इनकार कर दिया, भैया हम अपनी ज़मीन आप लोगों को नहीं देंगे, तुम यहाँ हमारे यहाँ कोठी नहीं लगा सकते, ठीक। तो जब इन्होंने जहांगीर को मना कर दिया तो फिर इधर आए अंग्रेज। यहाँ एक राज्य पड़ता उसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता है उसको बोलते हैं मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक। मसूलीपट्टनम का दूसरा नाम है मछलीपट्टनम भी कहते थे इसको हम, पहले मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का पुराना नाम क्या था, मछलीपट्टनम नाम था। तो अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई। क्वेश्चन बनता अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में अपनी इन्होंने पहली कोठी स्थापित की थी, क्योंकि इन्होंने प्रारंभ तो किया था 1608 में,
लेकिन उस कोठी को बना नहीं पाए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बनाना प्रारंभ कब किया था? 1608 में। कहाँ करा था? सूरत में प्रारंभ करा था, लेकिन कोठी को पूर्ण रूप से बना नहीं पाए थे। अगर क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम, यानी मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम पड़ता आपका आंध्र प्रदेश में, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता था। अब कुछ दिनों के बाद जब जहांगीर के पास इनकी सिफारिश से गई, तो जहांगीर को समझाया गया कि भाई हम ना यहाँ केवल व्यापार करेंगे, हम तो कुछ दिनों बाद व्यापार करके चले जाएंगे, हम क्या ज़मीन तो आपकी फ्री पड़ी हैं, अब हम उस पर कोठी लगाएंगे, कच्चा माल लेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ पक्का माल बनाएंगे और अपना जो भी प्रॉफिट होगा हम आपको देंगे। तो जहांगीर के मन में बात आ गई कि हाँ चलो कहीं ना कहीं हमारे तो देश को प्रॉफिट है ही है, तो इसने जहांगीर बात मान गए। तो जो सूरत में इन्होंने कोठी प्रारंभ की थी 1608 में, सूरत में इन्होंने अपनी कोठी जो खोली, फिर इसने जहांगीर ने अनुमति अपनी जो सहमति जताई, तो इन्होंने अपनी जो पहली जो दूसरी कोठी खोली वो 1613 ईस्वी में कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। ठीक है, प्रारंभ करी थी 1608 में, लेकिन पूरी नहीं बना पाए थे। तो क्वेश्चन बनता अंग्रेजों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी। कब खोली थी? 1613 में। किसकी सहमति से? जहांगीर की सहमति से खोली। जहांगीर ने अनुमति प्रदान कर दी थी और जहांगीर की अनुमति प्रदान करने के बाद यहाँ दूसरी कोठी खोल ली थी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से एक बार और डाटा देखते हैं। देखो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी और 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम बने। जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ और कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। तो ये लगभग 1606 के बाद 1609 के आसपास भारत आए थे। अब भारत में इन्होंने पहली कोठी प्रारंभ खोलना शुरू कर दिया 1608 में। अब 1608 में खोल नहीं पाई, इन्हें पता चला वहाँ अकबर के नाम का फरमान ले गए थे, लेकिन उस टाइम राजा कौन थे? जहांगीर थे। अब जहांगीर के सामने वो फरमान पढ़कर सुनाया गया कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, तो जहांगीर ने मना कर दिया। तो इन्होंने इधर आकर मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी पहली कोठी, प्रथम कोठी जो कहाँ खोली थी अंग्रेजों ने, वो 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी। ठीक, फिर कुछ दिनों बाद जहांगीर ने भी सहमति जता दी कि ठीक है भैया कोई बात ना, व्यापार तो करना, करो चले जाइए कुछ समय के लिए। जैसा आज कृषि के बिल आए हैं और कंपनी बता रही है कि हम कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज आते हैं यहाँ, जो व्यापारी थे भाई, ये 217 व्यापारी लोग मैंने बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से कि हम कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर तो ले रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं, कुछ दिनों बाद छोड़ चले जाएंगे, और लगभग 150 से 200 साल लग गए, छोड़ कर तो गए ना। ऐसी ये कंपनियाँ बता रहे हैं कि ये कंपनियाँ जो किसानों की जो खेती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट पर लें, कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे, लेकिन भाई वो तो बात की बात है, टाइम बताता है। ठीक है, तो अंग्रेज लगभग 150 से 200 साल यहाँ रहे। अब इन्होंने अपनी पहली कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में, दूसरी कोठी खोली सूरत में, इन्होंने कोठी खोल ली। तो ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपना वर्चस्व, इनका जो व्यापार बढ़ता चला गया और हमारे जो देश के लोग इनके मतलब इनके निरंकुश शासन के अंतर्गत आते चले गए, धीरे धीरे आते चले गए। ठीक है, अब अंग्रेज धीरे धीरे अपनी कोठी खोलते चले गए। यहाँ पहले यहाँ खोल ली, दूसरी सूरत में खोल ली, धीरे धीरे ऐसे ही अपना ये वर्चस्व करते चले गए अंग्रेज। ठीक, अब यहाँ क्या मैप बार बना, ठीक है, नहीं बन पा रहा ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और ही है यहाँ। तो यहाँ दिल्ली में जो धीरे धीरे मुगल शासक थे, पहले अकबर आए, यानी कि अकबर थे, अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर हुए। अब जहांगीर के बाद शाहजहां आए और शाहजहां के बाद कौन? औरंगजेब आए। ठीक है, तो यहाँ से औरंगजेब का जो शासनकाल शुरू होता है, औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता। तो औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है, लगभग इनकी जो मृत्यु होती है लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में। तो लगभग 1700 के ईस्वी का समय आ गया था, 1700 ईस्वी का समय आ गया था। यहाँ एक राज्य था, उस राज्य का नाम था पश्चिम बंगाल। क्या नाम था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उस राज्य का नाम था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल उस राज्य का नाम था। तो लगभग 1700 ईस्वी में, यानी पश्चिम बंगाल कई राज्यों से मिलकर बना हुआ था। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कौन इंक्लूड थे मैं बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में कौन कौन शामिल थे। देखो, एक तो बंगाल था, बंगाल, एक आपका ढाका, एक उड़ीसा, और एक तुम्हारा उड़ीसा, एक बिहार। इन सबको मिलाकर क्या बनाया जा रहा था? पश्चिम बंगाल बनाया जा रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये शामिल थे। एक ढाका जो आज बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, तो इन सबको मिलाकर क्या बना? पश्चिम बंगाल बना। देखो, इसमें उड़ीसा था, बंगाल था, ढाका था और बिहार था। इन सबको मिलाकर क्या बना? हमारा पश्चिम बंगाल का नाम दिया जाता। तो औरंगजेब ने सबसे पहला जो दीवान बना के भेजा था, अपना पहला दीवान बना के भेजा था पश्चिम बंगाल में, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद
कुली खां, मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन बनता बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो उसका नाम मुर्शिद कुली खां। जो बंगाल यानी कलकत्ता की स्थापना की थी, बंगाल की राजधानी क्या, कलकत्ता। तो कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में सबसे पहला अपना जो बना के भेजा था, यानी जो बंगाल या दीवान बना के भेजा था, दीवान सबसे पहला दीवान बना के भेजा था, दीवान सबसे पहला कलकत्ता का जो दीवान था सबसे पहला किसने भेजा था, औरंगजेब ने। क्योंकि औरंगजेब यानी मुगल शासक कहाँ चला, दिल्ली में चल रहा था, दिल्ली में मुगल शासन चल रहा था। तो औरंगजेब ने अपना दीवान बना के से भेजा, मुर्शिद कुली खां को भेजा। अब जो मुर्शिद कुली खां थे, ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां का जो नाम था, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था मुर्शिद कुली खां का, इनका नाम सूर्य नारायण मिश्र था। क्या नाम था इनका, सूर्य नारायण मिश्र इनका नाम था, सूर्य नारायण मिश्र। तो सूर्य नारायण मिश्र का जो जन्म हुआ था उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा दक्षिण के रहने वाले थे ये सूर्य नारायण मिश्र। तो सूर्य नारायण मिश्र का जन्म जो हुआ था, बचपन का जो इनका नाम था सूर्य नारायण मिश्र था। इन्हें एक फारस का जो एक व्यक्ति था उसने इन्हें खरीद लिया था, मतलब सूर्य नारायण मिश्र को खरीद लिया था। जो फारस का व्यक्ति था इन्हें खरीद कर यहाँ से ले गया था, वो फारस लौट गया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो वापस आया, तो इसके सूर्य नारायण ने काम अच्छे देखे, तो उसकी तो मृत्यु वही होगी थी, इन्हें खरीद के ले गए थे कि ना सूर्य नारायण मिश्र को। इनका किसका, मुर्शिद कुली खां का जो पुराना नाम क्या था, वो सूर्य नारायण मिश्र था। कुछ किताबों में इनका नाम कुछ और बता दिया गया, लेकिन कुछ जगह पर, क्योंकि हिस्ट्री की किताबें कई तरह से बता दिया गया, कुछ किताबों में कुछ और नाम बताया, लेकिन इनका नाम कहीं कहीं सूर्य नारायण मिश्र मिलता। ठीक है, सूर्य नारायण मिश्र इनका नाम था। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और इन्हें लगभग 10 साल की एज में ही इनको बेच दिया गया था। वो खरीद कर फारस के व्यक्ति ले गए थे यहाँ से, और वे यहाँ से चले गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ये वापस आ गए थे। कौन, सूर्य नारायण मिश्र। जब औरंगजेब ने इनका सूर्य नारायण मिश्र का काम देखा, बढ़िया काम देखा, इन्होंने अच्छा काम करा, तो इन्होंने औरंगजेब ने, यानी कि ये जब एक फारस के व्यक्ति लेगा था इन्हें खरीद कर, तो इन्होंने इनका धर्म बदल दिया गया था। इनका धर्म क्या बना देगा भाई, मुस्लिम धर्म बना दिया गया था। इनका नाम रखा गया था मुर्शिद कुली खां। ठीक, अब मुर्शिद कुली खां को जब औरंगजेब का काम अच्छा, औरंगजेब ने देखा मुर्शिद कुली खां बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा कर्मचारी है, तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां का काम करा, पश्चिम बंगाल का दीवान बना दिया। क्वेश्चन बनता सबसे पहला पश्चिम बंगाल का दीवान बनने वाला व्यक्ति कौन था, मुर्शिद कुली खां था। और मुर्शिद कुली खां ने पश्चिम बंगाल की स्थापना की, और कलकत्ता की स्थापना भी किसने की, मुर्शिद कुली खां। यानी मुर्शिद कुली खां का नाम जाता, पश्चिम बंगाल की स्थापना का श्रेय जाता मुर्शिद कुली खां को जाता। अब बात करते हैं मुर्शिद कुली खां की। तो मुर्शिद कुली खां यहाँ पश्चिम बंगाल में अपना धीरे धीरे अपना नवाब, यानी कि कलकत्ता के दीवान बने थे पश्चिम बंगाल के, तो धीरे धीरे यहाँ रहते रहे, यहीं अपना करते रहे यहाँ। ठीक, अब 1717 के आसपास की बात आई। 1700 ईस्वी में ये बने थे, तो लगभग 1717 ईस्वी, ठीक है, लगभग 1717 ईस्वी की बात है। लगभग 17 ईस्वी में क्या, यहाँ हमारा क्या, पश्चिम बंगाल है हमारा। इंडिकेट करना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं, बस पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, अब पश्चिम बंगाल यहाँ क्या था, पश्चिम बंगाल हमारा था। अब लगभग 1717 की बात आती है। 1717 ईस्वी में क्या हुआ, इस पश्चिम बंगाल में इस उड़ीसा को मिला लिया गया। जो उड़ीसा मैंने बताया था, उड़ीसा को मिला लिया गया, पश्चिम बंगाल में उड़ीसा को मिला लिया गया। ठीक है, अब हमारे कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां। कुली खां अब कहाँ के अंडर में थे, ये तुम्हारे यहाँ मुगलों के अंडर में थे, मुगले थे यहाँ, मुगलों यानी कि किसने करा था, औरंगजेब ने इन्हें औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तो बात कर रहे हैं मैं यहाँ 1707, औरंगजेब के बाद औरंगजेब के पुत्र हुए। तो फिर मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में लगभग उड़ीसा को कहाँ मिला लिया, पश्चिम बंगाल में मिला लिया। उड़ीसा को पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया। अब जब उड़ीसा को पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया, तो मुर्शिद कुली खां का धीरे धीरे यानी कि मुर्शिद कुली खां का काम करते थे, यहाँ से जो राजस्व हुआ करता था, जो भी पश्चिम बंगाल में दीवान हुआ करते थे, वे यहाँ से राजस्व कहाँ भेजा करते थे, दिल्ली भेजा करते थे। दिल्ली मतलब कहाँ, मुगलों को भेजा करते थे, मुगलों को राजस्व भेजा करते थे। देखो पश्चिम बंगाल का जो भी नवाब हुआ करता था, नवाब मतलब दीवान हुआ करता था, तो वो जितना भी राजस्व हुआ करता था पश्चिम बंगाल, राजस्व मतलब जो भी धन हुआ करता था, राजस्व कहाँ भेजते थे, पश्चिम बंगाल का जो राजस्व हुआ करता था वो भेजा करते थे, मुगलों को भेजते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये मुगलों को भेजते थे, तो मुगले उनको बोले जाते नजराना बोलते थे, नजराना जो भेजा जाता था, नजराना भी प्राप्त करते नजराना के इनसे मुर्शिद कुली खां से जो भी यहाँ बंगाल में दीवान हुए उनको नजराना भेजा जाता था। कुछ दिनों के बाद मुर्शिद कुली खां की जो मृत्यु हो जाती है, इसका उत्तराधिकारी बनता शुजाउद्दीन। उसका नाम था शुजाउद्दीन।
शुजाउद्दीन नाम था। क्या नाम था? शुजाउद्दीन। तो इसका उत्तराधिकारी बनता शुजाउद्दीन। और धीरे 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 शुजाउद्दीन के मतलब शुजाउद्दीन जो रहता, शुजाउद्दीन 1739 तक रहता है, 1739 तक शुजाउद्दीन रहता है वहाँ। तो इसका उत्तराधिकारी का दामाद भी बताया जाता शुजाउद्दीन को, ठीक है। अब शुजाउद्दीन के समय में क्या हुआ था, यहाँ एक अवध था, यानी क्या था, बिहार था यहाँ। तो बिहार को लगभग 1737 या 33 ईस्वी के आसपास बिहार को मिला लिया गया था। लगभग 1733 ईस्वी में बिहार को भी पश्चिम बंगाल में मिला लिया था। बिहार को पश्चिम बंगाल में, क्वेश्चन बनता बिहार को पश्चिम बंगाल में कब मिला लिया गया था? 1733 ईस्वी में लगभग किसे मिला लिया गया था? पश्चिम बंगाल में बिहार को भी मिला लिया गया था, ठीक है। अब ये जो मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां जो थे, तो मुर्शिद कुली खां ने पश्चिम बंगाल की स्थापना की थी। जब इनका उत्तराधिकारी कौन हुए? शुजाउद्दीन हुए। अब शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी रहे 1739 तक, ठीक। अब शुजाउद्दीन का जो उत्तराधिकारी है उसका नाम था सरफराज। क्या नाम था? सरफराज। सरफराज नाम था। क्या नाम था उसका? सरफराज नाम था, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अब राज किसका आ गया? सरफराज का आ गया, ठीक है। सरफराज, क्योंकि शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन हुए? सरफराज। अब ये कब बैठे? 1739 में इनको नवाब बनाया गया, मतलब दीवान बनाया गया। अब इधर क्या थे? अवध के जो नवाब अवध के दीवान बन गए थे, उनका नाम था अलीवर्दी खां। क्या नाम था? अलीवर्दी खां थे। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां आए थे, अवध के नवाब अवध के दीवान बनाकर उन्हें भेजा था अलीवर्दी खां को। अब अलीवर्दी खां जब इधर आए, यहाँ सरफराज का राज चल रहा था, तो अलीवर्दी खां की नज़र कहाँ पड़ी? पश्चिम बंगाल भाई, क्योंकि उधर क्या था? बिहार इसके अंडर में आ चुका था, बिहार भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया। अब अलीवर्दी खां ने क्या काम करा? एक युद्ध लड़ा गया अलीवर्दी खां के बीच में और सरफराज के बीच में। उसके युद्ध का नाम था गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध लड़ा गया 1740 ईस्वी में। और जब गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में लड़ा गया, तो गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को मार दिया। भाई ये सरफराज यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ बंगाल का नवाब कौन बन बैठा? बंगाल का नवाब बन बैठा अलीवर्दी खां। कौन बना? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल का धीरे धीरे नवाब बन बैठा। अब जब अलीवर्दी खां धीरे धीरे बंगाल का नवाब बन बैठा, तो उसने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में किसे मार दिया? सरफराज को मार दिया। अब बंगाल पर किसका अधिपत्य हो गया? बंगाल पर अधिपत्य बन गया किसका? अलीवर्दी खां का, ठीक है। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बन गए। अब यहाँ बंगाल के नवाब हमारे कौन हैं? अलीवर्दी खां हैं, ठीक है। तो पहले जितने भी दीवान हुए थे पश्चिम बंगाल के, अब यहाँ राज किसका आ गया? अलीवर्दी खां का आ गया। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 के बाद गद्दी पर बैठ गए। 1740 के बाद गद्दी पर बैठे अलीवर्दी खां। अब जो यहाँ हमारे दिल्ली में मुगले हुआ करते, दिल्ली में देखो, बार बार मैप बताने का मतलब क्या है? बार बार मैप बताने का, इंडिकेट करने का मतलब यह है कि जिससे आपको क्वेश्चन कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल आराम से, बस मैंने बिल्कुल तसल्ली बख्श में पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल कहीं भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आधुनिक बात यानी मॉडर्न हिस्ट्री मिलाई गई है। और हम क्या संविधान की ओर यहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे सोच रहे होंगे बच्चे कि संविधान पढ़ाने की बात कही गई थी और हिस्ट्री चला दिया। हिस्ट्री क्या चला दिया? हिस्ट्री का मतलब क्या? हिस्ट्री का मतलब ये कि जब संविधान हमारे समझ में तब आगा जब ने इतिहास पढ़ा हो। देखो कई बार एक लाइन में लिखी हुई है, इतिहास व्यक्ति वो लिख सकता है जिसने इतिहास पढ़ा हो। इतिहास वही बदल सकता है या वो लिख सकता है। तो अगर हमें इतिहास का पता है तो हम संविधान हमारे समझ में आराम से आ जाएगा। वरना अगर इतिहास का ना पता तो संविधान हम कितना ही पढ़ लें, संविधान समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि संविधान की जो जड़ें हुई हैं वो इंग्लैंड से आई हैं और इंग्लैंड की वजह से भारत में संविधान लागू हुआ। तो इतिहास इसलिए पढ़ना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ अलीवर्दी खां 1740 में बैठ गए। अब यहाँ क्या था? जो भी जितने भी दीवान हुए थे सारे राजा से भेजा करते थे। कहाँ? दिल्ली। मुगलों को भेजते थे, मुगलों को भेजा करते थे, मुगलों को भेजा करते थे। क्या? राजस्व जो भी हुआ करता था पश्चिम बंगाल में राजस्व मुगलों को भेजा करते थे। यहाँ बंगाल है हमारा, तो बंगाल से राजस्व कहाँ भेजा करते थे? मुगलों को भेजा करते थे। लेकिन अलीवर्दी खां धीरे धीरे अलीवर्दी खां ने सभी को यानी कि अपने ग्रुप में लेकर यानी कि सरफराज को तो खत्म कर दिया। अब धीरे धीरे इसने अपना इतना प्रचार प्रसार करा, इसने अपनी सेना बढ़ा दी। अब इसने कहा ठीक है भैया, जो भी राजस्व हम भेजा करते थे ना, जितने आज तक दीवान हुए थे उन्होंने भेजा होगा भैया, ठीक है, हम नहीं भेजने के। इन्होंने कर दी साफ बिल्कुल मना, भैया जो तुमसे हो। मुगलों का उधर डगमगा तो चला गया था जब तक औरंगजेब रहा, तो मुगलों का शासनकाल ठीक चलता रहा। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगले धीरे धीरे मुगलों का पतन धीरे धीरे होता चला जा रहा था। अब उनका तो पतन हो रहा था। इसने अपना जो प्रचार प्रसार कर लिया, अपनी सेना बढ़ा ली, इसने अपना क्षेत्र काफ़ी व्यापक कर चुका था। इसने कहा भैया जिसके बस की जो भी बात हो वो कर लो, हम राजस्व नहीं देंगे, राजस्व नहीं देंगे, ठीक है, राजस्व
देने से मना कर दिया, मना कर दिया। अलीवर्दी खान ने राजस्व देने से मना कर दिया। भैया देखो मेरे हमारी बात सुनो, जो भी मुगलों के बस की बात जिसके अंदर दम हो वो हमसे राजस्व लेकर दिखा दे, भैया हम राजस्व नहीं देंगे। अब जब अपने राज्य का पैसा अपने राज्य में ही रहेगा तो राज्य तो विकसित होगा, डेवलप होगा, है नहीं, विकसित होगा ना। तो अलीवर्दी खान ने जब राजस्व देना मना कर दिया तो क्वेश्चन बनता किसके समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, ठीक है। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया भी यहाँ बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। स्वर्ग, जब हम सारा पैसा जो भी राजस्व होगा अपने ही राज्य में लगाएंगे तो भाई राज्य डेवलप होगा, विकास होगा। तो विकास होगा तो अलीवर्दी खान ने यहाँ राजस्व देने से मना कर दिया। अब इसने कहा कि भैया हम तो ना देने के, यहाँ कुछ भी राजस्व नहीं देंगे, हम जो भी पैसा होगा अपने पास रखेंगे। तो बंगाल का स्वर्ग इसने बना दिया, बंगाल को स्वर्ग बना दिया। किसने? अलीवर्दी खान ने बंगाल को स्वर्ग बना दिया। अब अलीवर्दी खान के समय में धीरे धीरे से पता था यहाँ अंग्रेज ने अपनी इससे पहली कोठी खोली थी, यहाँ खोल ली, सूरत में खोली। धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ भारत में एंट्री करते जा रहे थे अपने, धीरे धीरे सारे ही पूरे भारत में धीरे धीरे अंग्रेज अपने फैलते चले जा रहे थे। उन्होंने फ्रांसीसी को यहाँ से भगा दिया, यानी कि डचों को, और पुर्तगाली के साथ भी उनके युद्ध चलते रहते थे। अब अलीवर्दी खान ने क्या कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था भाई अगर अंग्रेज क्या, हाँ ये अंग्रेज हैं, एक मधुमक्खी के छत्ते हैं। इन्होंने संज्ञा दी थी अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा दी थी। मधुमक्खी के छत्ते की। देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसने अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा दी थी? तो अलीवर्दी खान ने मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि एक अंग्रेज कहीं अगर आ गया, धीरे धीरे सारे उसके पीछे आते रहेंगे, ठीक है। जैसे मधुमक्खी कहीं एक बार चली जाती तो धीरे धीरे सारे उसके पीछे चलते रहेंगे। तो मधुमक्खी की संज्ञा दी थी किसने? अलीवर्दी खान ने, ठीक है। अब जो अलीवर्दी खान हुए, अलीवर्दी खान के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था उनका नाम था जो अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान का जो दामाद था, ठीक है, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। हाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ अब जो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसके जो दामाद थे उसका नाम जो दामाद बना उसका अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी हुआ। क्वेश्चन पूछा था अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका नाम है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला का राज कहाँ आ गया? पश्चिम बंगाल बन गया। यानी कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता, ठीक है। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी दामाद ही बताया जाता, उत्तराधिकारी बताया जाता, भतीजा ही बताया जाता, कई किताबें अलग अलग बताती हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला यहाँ बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बना बंगाल। अब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि इसे बता दिया गया था, उसने बताया था, अलीवर्दी खान ने बताया था भैया जो अंग्रेज जो हैं ये मधुमक्खी छत्ते के समान है, अगर कहीं चले गए एक भी आ गए तो सारे धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, ठीक। तो सिराजुद्दौला पहले से नफरत करता था। अब सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो लगभग 3000 से भी ज़्यादा थी, 2000-3000 से ज़्यादा थी। इसके पास सेना काफ़ी थी। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जैसे जैसे उनकी नज़र पड़ी पश्चिम बंगाल पर, अब ये चाहते थे कि पश्चिम बंगाल, मैंने बताया उड़ीसा पश्चिम बंगाल में था, बिहार पश्चिम बंगाल में था, ढाका पश्चिम बंगाल में था। तो कई सारे राज्य, यानी कि 4 लगभग राज्य मिलाकर पश्चिम बंगाल में मिले हुए थे। तो पश्चिम बंगाल पर अंग्रेजों की नज़र थी। अंग्रेज चाहते थे कि पश्चिम बंगाल किसी वजह से हमारे कब्जे में आ जा, और हम उस पश्चिम बंगाल एक बार कब्जे में आए तो पूरा भारत हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो धीरे धीरे कई बार अंग्रेजों ने प्रयास भी करा। यहाँ सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था, अलीनगर नाम रखा था इसने, कलकत्ता का नाम बदलकर, ठीक है। फिर कलकत्ता बाद में हुआ था। तो जैसे धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पश्चिम बंगाल में पहुँचते थे तो सिराजुद्दौला की सेना से लड़ने के उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी कि सिराजुद्दौला की सेना से टक्कर ले सकें, ठीक। अब एक घटना हुई सिराजुद्दौला के समय में, अंग्रेजों के साथ एक घटना हुई। उस घटना को ब्लैक होल कहा जाता। ब्लैक होल क्या कहा जाता? ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना हुई, वो घटना हुई थी 1756 ईस्वी में। कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में घटना हुई ब्लैक होल की घटना। अब इस ब्लैक होल की घटना में क्या हुआ? 146 अंग्रेजों को
सिराजुद्दौला ने एक काल कोठरी में बंद कर दिया। क्या है वहाँ? काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी, तो काल कोठरी में बंद कर दिया। इस सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया। ये कौन सा राज्य? हमारा पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। अब सिराजुद्दौला ने इन 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया। अब उसमें उन्होंने दम घोट कर मारने का इसका इरादा था, तो उसमें लगभग सारे ही मर गए थे। उसमें मुश्किल से कुछ बताते 23 का डाटा मिलता, 23 लोग उसमें बचे थे। जो 23 लोग उसमें केवल बचे थे, उन 23 लोगों में जो सबसे जो यहाँ से निकल कर भागा था, जिसने इस घटना के बारे में बताया, उस व्यक्ति का नाम था हालबेल। क्या नाम था? हालबेल। हालबेल उसका नाम था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 ईस्वी में हुई थी, किसने, यानी 1756 में क्या होता, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया था। उन काल कोठरी में बंद करके मार दिया, जिसमें केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। अब उसमें से जो बचा उस व्यक्ति का नाम था हालबेल। देखो क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक होल की घटना का हाल किसने बताया, तो ब्लैक होल की घटना का हाल बताया था हालबेल ने। देखो इसे याद रख सकते हैं हम, हालबेल ने बताया, हाल बताया हालबेल ने। तो हालबेल ने हाल बताया। इसका जो वर्णन मिला, इसकी पुस्तक है अलाइव द वंडर। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? अलाइव द वंडर। अलाइव द वंडर, अलाइव द वंडर पुस्तक है। अलाइव द वंडर पुस्तक इसने पूरा लिखा। हालबेल ने बता दिया गया भाई ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक राजा हुआ करते थे। कौन? सिराजुद्दौला। भैया अंग्रेजों को बंद कर लेते, काल कोठरी में बंद कर लेते और मार देते बंद करके। तो उसी में बताया गया, इसमें इसकी जो किताब है, पुस्तक है अलाइव द वंडर, किताब में मिलता है हालबेल का। अब इसने घटना जाकर बताई इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बताई सुनाई गई लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव, ठीक, लॉर्ड क्लाइव को जो घटना बताई गई इंग्लैंड में। अब लॉर्ड क्लाइव से कहा गया भैया कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, सिराजुद्दौला तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। अब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंद कर लेता, वो बताओ मार देता है, काल कोठरी में बंद करके मारता, बड़ा खतरनाक इंसान है, वो तो बख्शता नहीं किसी को। अब लॉर्ड क्लाइव डायरेक्ट आकर सिराजुद्दौला पर आक्रमण करता, तो सिराजुद्दौला इसे भी नहीं छोड़ता, लॉर्ड क्लाइव को इसे भी ले देता, क्योंकि इसके पास सेना बहुत थी, लॉर्ड क्लाइव के पास सेना कम थी। अगर लॉर्ड क्लाइव को कहा गया भाई तो जो भी करना अपनी टुकड़ी लेकर यहाँ से जाओ, तो लॉर्ड क्लाइव एक टुकड़ी लेकर इंडिया में एंट्री करते हैं। सिराजुद्दौला का समाधान करने के लिए लॉर्ड क्लाइव अपनी टुकड़ी लेकर आते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से आगे थोड़ी वीडियो लंबी होगी, बस देखना, लेकिन सारे पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। भारत के संविधान का इतिहास हम आज स्टार्ट कर देंगे, और इस वीडियो के बाद भारत के संविधान का पूरा डाटा मिलता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इंग्लैंड से आए कौन? लॉर्ड क्लाइव आए। लॉर्ड क्लाइव आए बंगाल में। किसका राज चल रहा था? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला नाम था उनका। तो सिराजुद्दौला का, यानी कि सिराजुद्दौला का नाम था, सिराजुद्दौला उनका नाम था। सिराजुद्दौला का राज चल रहा था यहाँ। अब सिराजुद्दौला के लिए आए कौन? उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। अब लॉर्ड क्लाइव डायरेक्ट अगर कहाँ सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करता, तो इसकी हार निश्चित थी। हार तय थी, सिराजुद्दौला के ऊपर अगर आक्रमण करता तो हार तय थी इसकी। सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के ऊपर अगर लॉर्ड क्लाइव जाकर, क्योंकि इसके पास सेना कम थी, इसके पास सेना बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा थी, अंग्रेज डायरेक्ट जाकर से लड़ नहीं सकते थे। अगर डायरेक्ट जाकर लड़ते इसके पास, तो सिराजुद्दौला ने हरा देता। ठीक है, सिराजुद्दौला ने हरा देता। तो इसमें क्या डायरेक्ट इसने लड़ाई नहीं, तो इसका सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। अब मीर जाफर से आकर इसने लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर से संपर्क करा। इसने कहा कि भाई मीर जाफर, तुम सिराजुद्दौला के सेनापति हो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक। अब जब आदमी एक सेनापति है, अब सेनापति को राजा बनाने का सपना दिखा दिया जाता, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, कहीं किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाता। तो मीर जाफर के दिमाग में बात आई कि भाई मैं तो बंगाल का नवाब बन जाऊँगा, अब अगर मैंने इसका साथ दिया। देखो अंग्रेज़ों ने क्या था, पहले से ही फूट डालो नीति अपनाई थी, और फूट डालो नीति से की वजह से भी सफल हुए। ठीक है। अब मीर जाफर से कहा कि भाई अगर तुम हमारा साथ दे इसके सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ने में, तो हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर ने कहा कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? करना भाई, पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ने का, नवाब बन जाएगा। यो क्या बात भाई, यो क्या बात हुई भाई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ने, बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। क्योंकि जो सेनापति होता, सेनापति सेना की तरफ से लड़ता है। ठीक। अब जब इसे कहते भाई तुझे कुछ करना ही नहीं, तो केवल युद्ध में खड़ा रहना, तुझे लड़ना ही नहीं है, तो ये हमारा साथ देना, हमारे तरफ से लड़िए, लड़ेगा
तो इसने मीर जाफर ने क्या काम करा, मीर जाफर के दिमाग में बात आ गई, मीर जाफर लाड़की लाइफ के साथ हो गया और इसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मुझे बंगाल का नवाब बना दियो, ठीक है कोई बात ना। अब एक युद्ध हुआ 23 जून, ये आया था पिछले साल पुलिस के एग्जाम में आया था 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ठीक। क्वेश्चन पूछा था 23 जून 1757 ईस्वी को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन आया था पुलिस में, क्वेश्चन पूछ लिया गया, कई बार पूछा गया, आगे भी एग्जाम में मिलेगा। जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में, एक जगह पड़ती पश्चिम बंगाल का नर्मदा जिला पड़ता, नर्मदा जिला, सॉरी नर्मदा नहीं, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में लड़ा गया था, भागीरथी नदी के तट पर, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिला। आज जो पड़ती है जगह प्लासी जो पड़ती है वो जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पड़ती है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में लड़ा गया था, भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। भागीरथी, भागीरथी मतलब क्या, जो गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी कलकत्ता के पास फरक्का बैराज पर जाती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में, एक तो उसका नाम है यानी कि हुगली और एक चली जाती है यानी कि बांग्लादेश, और तो उसी को यहाँ भागीरथी जो नाम दिया गया, भागीरथी नदी का जो गंगा नदी का नाम यहाँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो भागीरथी नदी के नाम पर, भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, नदिया जिले में। कहाँ के नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिले में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। अब इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में लाड़की लाइफ का साथ किसने दिया, मीर जाफर ने दिया। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, सिराजुद्दौला मारा गया। मीर मदान थे, एक मीर मदान था जिसने इसका साथ दिया सिराजुद्दौला, एक और थे उनका नाम था, ठीक है। तो दो लोगों ने इसका साथ दिया बस सिराजुद्दौला केवल, और बाकी इसके मीर जाफर ने इसके साथ देने से मना कर दिया था, और यहाँ इसकी सिराजुद्दौला की हार हुई। अब सिराजुद्दौला की हार होने के बाद तो बंगाल पर अधिपत्य किसका हो गया, मीर जाफर को बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल का जब नवाब बना दिया, पहले क्या था, पहले राजा की अनुमति लेते थे कि भैया हमें व्यापार करना है। अब मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब, भाई हमने जो अपना आदमी बनाया तो हम तो अपने अकॉर्डिंग काम कराएंगे। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन बैठा, मीर जाफर, मीर जाफर। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अब अंग्रेजों ने जब इसे बनाया था, भाई देखो गांव में अगर किसी को प्रधान बना दिया जा तो जनता की बात तो सुननी पड़ेगी। अब उसे क्या, उसे अपनी मर्जी से बनाया इन्होंने बनाया, भैया हमारे कहने में तो बना, तो हमारी बात माननी पड़ेगी। अब व्यापार जो भी करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो केवल कठपुतली की तरह काम करना। अब ये अंग्रेजों की कठपुतली बन गया, कौन, मीर जाफर। अब धीरे धीरे अंग्रेज सारे अपने काम इसे कराते गए, जब तक उनकी बात मानता रहा मीर जाफर, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक हाँ जी करता रहा तो ठीक है। लेकिन कुछ एक समय ऐसा कि भाई सारी बात भी कब तक मानेगा आदमी, हर शर्त थोड़ी मान लेगा। अब इन्होंने कहा, जब भी कुछ कहता भैया हम तो ये नवाब बनाया, हमारी बात को नहीं मानने का। पहले राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी अपने व्यापार को चलाने के लिए, अब राजा हमारी मर्जी के अंदर हो गया। तो धीरे धीरे भारत पर अपना वर्चस्व अंग्रेजों का जमता चला गया। अब ये मीर जाफर जो था, मीर जाफर इनकी बात मानने से इसने मना कर दी, भाई मैं बात नहीं मानता, क्योंकि अब मैं बात कब तक मानूँ। तो 1760 ईस्वी में, लगभग 1760 ईस्वी की बात है, इसका मीर जाफर का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम, क्या नाम था उसका, मीर कासिम। अब मीर कासिम भैया इससे कहा मीर जाफर को, भैया तुम हटो भैया, तुम जब तुम हमारी बात मान रहे तो ठीक है, जब तुम हमारी बात नहीं माने तुम हटो। अब बंगाल के नवाब किसे बनाएंगे हम, 1760 ईस्वी में कौन बन गया, मीर कासिम को बना दिया। भैया मीर कासिम आज के बाद बंगाल के नवाब तुम हो, और मीर जाफर कहे भैया तुम हटो, तुम्हारे बस की बात ना, तुम हमारी बात नहीं मान सकते, ठीक है। अब मीर कासिम से कहा भैया अंग्रेजों ना, हमने तो भाई नवाब बनाया तो तू हमारी बात मानने का। अब धीरे धीरे भैया इससे भी वही काम करा कि भैया तुम हमारी बात धीरे धीरे मानते रहो। अब तुम हमारी धीरे धीरे बात मान रहे हो, तो धीरे धीरे बात मान रहे हो, तो हमारी बात मानोगे तो हम काम करेंगे, ठीक है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानेंगे तो भैया तुम अभी हटा देंगे हम। तो इसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को पूर्ण रूप से तैयार हूँ, तो तुम ठीक है। अब यहाँ मीर कासिम से कहा भैया मान हमारी शर्त, तो मीर कासिम मानता रहा, ठीक है भैया। एक टाइम ऐसा आया कि मीर कासिम ने शर्तें मानने से मना कर दिया। अब मीर कासिम को लगा कि मुझे अब युद्ध लड़ना पड़ेगा, मतलब हमें युद्ध करना पड़ेगा किसके, अंग्रेजों के खिलाफ। भाई कैसे लड़ना पड़ेगा, तुमने तो अपने जो राजा था बंगाल नवाब था, तुम तो उसे हटा खुद बंगाल के नवाब बने थे, तो तुम कैसे युद्ध लड़ोगे भाई। तो यहाँ कहता है एक तो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, उनका नाम था सुजाउद्दौला, और एक थे दिल्ली के थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय।
तो बंगाल का जो अवध का जो था वो सुजाउद्दौला था, और अब इसका नाम था शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय था। अब मीर कासिम ने कहा कि भैया मुझे तुम मदद करो, मुझे तो अंग्रेज बहुत परेशान कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई तो एक काम कर, युद्ध जब करेंगे तो हम तुम्हारे साथ देंगे। इन्होंने कहा भाई हम तेरा साथ देंगे, तो कैसे भी कर हम तेरे साथ हैं। ठीक है, इन्होंने कहा चलो भाई समर्थन है, तो इन दोनों समर्थन कर दिया। अब यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ एक युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। क्या नाम था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध। बक्सर, बक्सर जगह पड़ती बिहार में, बिहार। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अब बक्सर युद्ध में मीर कासिम के साथ किसने दिया था? एक सुजाउद्दौला ने दिया था, अवध के नवाब, और एक किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। यानी कि ये थे, जो शाह आलम द्वितीय था ये था तुम्हारा मुगल शासक। अब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने साथ दिया, सुजाउद्दौला ने साथ दिया, लेकिन मीर कासिम के साथ, मीर कासिम और अंग्रेजों के साथ लड़ा गया। कौन था? मीर कासिम और अंग्रेज, अंग्रेजों के साथ लड़ा गया। अब मीर कासिम और अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर युद्ध 1764 में लड़ा गया, तो इसमें मीर कासिम की हार हुई, मीर कासिम यहाँ से मारा गया, मीर कासिम की हार हुई। अब क्वेश्चन ये बनता कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था जो अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच हुआ था, अब जो मीर कासिम के बीच हुआ था युद्ध, तो इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने करा था? तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले जाता। तो इस युद्ध में जो बक्सर युद्ध में नेतृत्व करा था अंग्रेजों का, वो हेक्टर मुनरो ने करा था। हेक्टर मुनरो ने करा था। कभी कभी पूछ लेते प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने करा था? लॉर्ड क्लाइव ने करा था, लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में किसने करा था? लॉर्ड क्लाइव ने करा था। और बक्सर युद्ध में किसने करा था? हेक्टर मुनरो ने करा था। और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड। दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा प्लासी का युद्ध, क्वेश्चन बनता प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 23 जून 1757। और इस प्लासी के युद्ध में किसके बीच लड़ा गया था? तो इसमें जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। एक युद्ध मैंने बताया बक्सर का युद्ध, ये प्लासी का था। प्लासी मैंने बताया कहाँ लड़ा गया था? ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में लड़ा गया था, और भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अब ये बताया बक्सर का युद्ध। बक्सर जो स्थान पड़ता है बिहार में पड़ता, ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था हेक्टर मुनरो कौन था? अंग्रेज शासक था। ठीक है, अंग्रेज के बीच लगा था, हेक्टर मुनरो के बीच लगा था। और किसके बीच में? ये लगाया था मीर कासिम के बीच लगाया था, मीर कासिम। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके पेपर में, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। प्लासी युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था ये हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच लड़ा गया 1764 ईस्वी में, लड़ा गया 1757 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेजों का पूरा आधिपत्य भारत पर धीरे धीरे हो चुका था। अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अब तो पूरा कलकत्ता हमारे हाथ में आ चुका। कलकत्ता क्या था भारत में उस टाइम पर रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, क्योंकि पहले दिल्ली था, लेकिन दिल्ली में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डगमगा गया। तो यहाँ पश्चिम बंगाल अब किसके हाथ में पहुंच गया? अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया। अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे पश्चिम बंगाल में हो चुका, क्योंकि देखो यहाँ मीर कासिम भी समाप्त हो चुका और मीर जाफर भी समाप्त हो चुका, तो पूरा पश्चिम बंगाल पर राज किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। अब बात करते हैं यहाँ हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री यहाँ बताई गई, हिस्ट्री इसलिए बताई क्योंकि यहाँ क्या संविधान की जड़ें यहाँ से तैयार होती हैं। संविधान की जो जड़ें हैं वो इसी से निकलती है। अगर हमें हिस्ट्री पता, तो अगर हिस्ट्री पता है तो हम संविधान समझ सकते हैं। अगर हमें हिस्ट्री नहीं पता संविधान हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जितना भी हम संविधान पढ़ेंगे वो हिस्ट्री को मिलाकर पढ़ेंगे। जो हमारे चैनल से जो वीडियो आज के बाद जो यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी वे संविधान की सारी वीडियो मिलेंगी। यहाँ से क्या हिस्ट्री बताना जरूरी था, हिस्ट्री की वजह से यहाँ संविधान यानी कि हिस्ट्री या संविधान की वजह से यहाँ हिस्ट्री बतानी पड़ी। अगर हिस्ट्री का पता होगा तो संविधान, इसलिए हम संविधान की जानकारी जब भी होगी जब हमें हिस्ट्री का पता होगा। तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा भाई, अब हमारा ऐसा राज तो चलना नहीं, क्योंकि देखो जैसे पहले यहाँ भारतीय चला रहे थे, हम एक रूल्स एक कानून के तरीके से यहाँ अब संविधान यानी एक संवैधानिक तरीके से यहाँ कार्य किया जाएगा। अब जो संविधान का विकास, भारत के संविधान का विकास होता है उसे दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। भारत के संविधान का विकास यहाँ से स्टार्टिंग होता है। इससे पहले वीडियो जो बताई हमने, इससे पहले मुझे बताया पूरे इतिहास के बारे में बता दिया। इसमें अंग्रेजी कब से आए, कहाँ से कंपनी की स्थापना हुई, पूरी डाटा यहाँ दे चुके। ठीक है, अब इसमें भारत के संविधान का विकास शुरू होता है।
भारत के संविधान का विकास। तो भारत के संविधान के विकास को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, भारत के संविधान के विकास को दो भागों में बांट दिया गया। देखो, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, एक राजा का शासन था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिनियम बनाए गए, यानी कि जो भी होगा अब कार्य होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा। जो भी व्यक्ति होगा वो कार्य करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कोई भी व्यापार करेगा तो रूल्स यानी नियम के अनुसार करेगा। ऐसा नहीं कोई कहीं भी व्यापार कर सकता, उन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, यानी खुला व्यापार कोई व्यक्ति अपनी मनमानी तरीके से नहीं कर सकता था। तो इसमें दो भागों में बांट देगा, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम, और दूसरा ब्रिटिश ताज के द्वारा। ब्रिटिश ताज का मतलब क्या, जो वहाँ राजा का शासन चलता था, क्राउन, क्या बोलते थे हम, क्राउन बोलते इसको, क्या बोलते थे हम, क्राउन। तो ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम। जितनी भी अधिनियम हम पढ़ेंगे तो उनको दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया था, दो पार्ट में बांट दिया गया था। कुछ नियम तो बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इनकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सही व्यवहार ना रहा, उनका बदलता व्यवहार देखते हुए, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कह देगा भाई तुम्हारे हाथों से ये जो कमान छीन ली जाती है, अब जो हम नियम बनाएंगे, कौन बनाएगा, ब्रिटिश ताज के अकॉर्डिंग नियम बनाए जाएंगे। तो कुछ नहीं पूछा जाता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अधिनियम कहाँ से स्टार्टिंग हुए थे और ब्रिटिश ताज के अकॉर्डिंग अधिनियम कहाँ से पारित हुए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग होता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अधिनियम बनाए गए थे 1773 से। 1773 ईस्वी का पहला रेगुलेटरी एक्ट आया था, 1773 से स्टार्टिंग हुआ था और 1853 तक, 1853 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया ने अपने अधिनियम पारित करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किए गए थे अधिनियम 1853 ईस्वी तक। जब लगा इंग्लैंड वालों को कि भाई ईस्ट इंडिया सही काम नहीं कर रही, तो इसे औपचारिक रूप से बंद भी कर दिया गया था। कुछ अधिनियम ऐसे बने, इसको औपचारिक रूप से बंद भी कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा केवल 1853 तक अधिनियम बने थे, उसके बाद इससे अधिनियम नहीं बनाए गए। फिर इसके द्वारा पारित, यानी कि ब्रिटिश ताज के द्वारा अधिनियम बनाए गए। अब जितने भी यहाँ से 1853 के बाद अधिनियम बने, वे सारे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अनुसार अधिनियम बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो अधिनियम बनाए गए थे, वे बनाए गए थे ब्रिटिश ताज के अधिनियम, ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम। ये अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश ताज के द्वारा और 1773 से 1853 तक बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो भारत के संविधान का जो विकास है, हमारे इस चैनल में भारत के संविधान का विकास यहाँ स्टार्ट हो चुका। और इसके बाद यानी कि जो अगली नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी वे आपकी 1773 ईस्वी से रेगुलेटरी एक्ट से लगाकर और 1947 ईस्वी तक पूरी डाटा मिलेगा। यानी कि पूरा डीपली हम यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे हमने हिस्ट्री के बारे में बताया, पूरा अंग्रेजों के बारे में बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार 1773 ईस्वी से जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी हमारी 1773 ईस्वी से हमारा रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक पूरे अधिनियम यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से चाहे कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, और चाहे एसएससी जीडी हो, ठीक है, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, अब एनटीपीसी के एग्जाम चल ही रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है, और चाहे आपका यूपी यानी कि यूपी में अभी क्या बीएड एंट्रेंस, और ऑल इंडिया एग्जाम में चाहे किसी भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया एग्जाम में पीसीएस लेवल तक यहाँ हमारे चैनल से मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी जानकारी पूरी डीपली यहाँ दी जाएगी। एक बार हमारे चैनल से जुड़ना, ठीक है, अगर जुड़ जाओ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। ठीक है, ये चीज़ें यानी कि सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हम, और जब कमेंट्स करोगे, कमेंट्स बहुत कम आ रहे, कमेंट्स अगर मिलते रहेंगे तो हमारे भी थोड़ा मनोबल हौसला बढ़ता रहेगा। ठीक है, हम दोस्तों आपके लिए यहाँ अच्छी एक से एक बढ़िया अच्छी से अच्छी वीडियो और पूरे डीपली पॉइंट यहाँ पढ़ाते रहेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्टार्टिंग होगा 1773 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच का जो अधिनियम है उनके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है।